जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। भारत माता की। आप लोग थक तो नहीं गए? काफी देर हो गई ना सुनते सुनते, और इतने सारे विद्वानों को एक साथ सुन के कई बार ज्ञानवर्धन तो होता ही है, मतलब हर बार ज्ञानवर्धन होता है, लेकिन वो फिर एक सीमा भी होती है। चलिए, भारत माता की जय जय हिमालय, जय जय हिमालय। हिमालय दिवस जो कि 2 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक अनेक कार्यक्रम विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न विभागों में अलग अलग तरीके से आयोजित किए जाने की श्रृंखला के आज अंतिम कार्यक्रम, अंतिम है नहीं तो 1/11 को हाँ पे समावेश एक समावेश है, लेकिन अंतिम कार्यक्रम इस पर मंच पर आसीन हमारे पद्म भूषण और हिमालय के लिए लगातार अपना योगदान देने वाले आदरणीय अनिल प्रकाश जोशी जी, और जिन्होंने हिमालय के क्षेत्र में अनेक काम किया है, और बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, और टिहरी से अभी विधायक हैं, साथ में प्रणेता रहे इन सब कार्यक्रमों के आदरणीय किशोर उपाध्याय जी। मंच पर आसीन हमारे रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, और मेरे सामने बैठे हुए जिन्होंने बुग्याल संरक्षण के लिए बहुत काम किया है, और सच में मुझे भी ये प्रेरणा मिली आपसे कि इस दिवस को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाए। 2 सितंबर को पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत जी, दुर्गेश पंत जी, जो कि सभी कार्यक्रमों का यहाँ पर इस प्रकार का संयोजन, इसकी एक श्रृंखला है कार्यक्रमों की लंबी, आप सभी जानते हैं। धनंजय मोहन जी हमारे, और सभी संस्थानों से आए हुए सभी विभागाध्यक्ष, सभी संस्थानों के प्रतिनिधि, भारत सरकार के, राज्य सरकार के, और मैं बहुत सारे शोधार्थी भी यहाँ पर हैं, मुझे बताया गया है, और साथ में हमारे होने वाले नवोदित उदयमान वैज्ञानिक, जिनको भविष्य में वैज्ञानिक बनना है, और हमारी मातृशक्ति जो कि चंपावत से भी और अन्य स्थानों से भी यहाँ पर आई हुई है। दीदी कह रही है कि क्या आज आप बहुत शांत बैठी है ना, इसलिए आपका पता नहीं लग रहा है? अभी करती हूँ। अच्छा तो यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी मातृशक्ति, सभी पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर आप सभी का ये मुख्य सेवक सदन है, इसमें बहुत लोग पहले भी आए होंगे, क्योंकि अधिकांश लोग हमने जब बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला के अनेक कार्यक्रम किए, लगभग 1.5 दर्जन नहीं, लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा, और उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 इस प्रकार से भी हमने उसका आयोजन किया। उसमें बहुत सारे लोग, आप सब लोग सम्मिलित रहे हैं, आप सबका बड़ा योगदान उसमें रहा है, और बहुत लोग आज पहली बार यहाँ आए होंगे। जो लोग पहले आए हैं उनका भी स्वागत है, और जो पहली बार आए
उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप सब यहाँ आए और आप सभी को ये जो सुंदर आयोजन हुआ है, इस सुंदर आयोजन के लिए मैं सभी को हिमालय दिवस की बहुत बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर विशेष रूप से जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिमालय के सरोकारों के लिए लगाया, आदरणीय अनिल प्रकाश जोशी जी, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, आप सबको, और कल्याण सिंह रावत जी समेत जो भी लोग आज हिमालय के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग एक बहुत ही नेक कार्य के लिए लगे हुए हैं। और ये नेक कार्य केवल आज के लिए नहीं है। कई बार जब हम सोचते हैं, इस बार हम लोगों ने जब वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू कर रहे थे और सारा एक हम लोगों ने रिजुनेशन का एक बोर्ड यहाँ पर बनाया है। हमारे पुराने नौले, धारे और ऐसे स्रोत, गधेरे जो सूख गए हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं, उन सबको फिर से हम रिचार्ज कैसे करें। तो उसके शुरुआती कार्यक्रम में हम लोगों ने सोंग नदी पर डोईवाला क्षेत्र में एक कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में ऐसे ही मेरे मन में अनायासी बात आई, वहीं पर कार्यक्रम में बैठे बैठे, और मैंने कहा कि ये जितना इस बार टेम्परेचर हो रहा है देहरादून में, क्या पिछले साल इतना टेम्परेचर था? आप लोग भी बताइए, पिछले साल मेरे ख्याल से इतना टेम्परेचर नहीं था, हैं? इस साल बहुत ज़्यादा था। और चूंकि मुझे उस समय इसलिए कम लग रहा था कि मैं लोकसभा चुनाव के संबंध में देश भर के अनेक स्थानों पर गया और बहुत सारी जगह पर मुझे 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर में भी रहने का अनुभव पहली बार हुआ, खुली धूप में। तो मुझे कम लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पूछा। अब आप सोचिए कि 50 डिग्री टेम्परेचर अब पहुँच गया है और देहरादून में भी 40, 42, 44 तक, यहाँ पर 44, 45 तक भी आप सब लोगों ने सामान्य रूप से इसको आप लोगों ने देखा है। अगर ये इसी गति से बढ़ता रहा तो आप सोचिए कि आने वाले 15 सालों में, 20 सालों में अगर ये बढ़ते बढ़ते 60 पर पहुंच गया तो क्या जनजीवन बचेगा? क्या हम अपने आने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारी आने वाली नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी को हम विरासत में क्या देकर जा रहे हैं? बहुत बार लगता है, जैसे अभी हम आपदा की बात करते हैं, पिछले साल हमने अनेक आपदाएं, हम प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करते हैं। हम कभी ऋणी की आपदा देखते हैं, कभी केदारनाथ की आपदा, इस बार फिर केदार घाटी में आपदा, हमारे घनसाली क्षेत्र में आपदा, 3-3, 4-4 जगह मैं स्वयं गया, गुत्तू गया, घनसाली गया, और तीसरी जगह कौन सी थी किशोर भाई साहब? तो 3 जगह पर आई थी ना आपदा। घनसाली में 2 जगह नहीं, मैं तीनों जगह गया था। बूढ़ा केदार, बल्कि आप विधानसभा, हाँ, बूढ़ा केदार क्षेत्र में, और अभी बरनावत पर्वत में भी थोड़ा उसी प्रकार के साइन। धारचूला में देखिए तो एल धारा में, उसके आसपास दारमा घाटी, ब्यास घाटी, उन सभी घाटियों में किसी न किसी रूप में, किसी साल अतिवृष्टि के रूप में, कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं बादल फटने के रूप में, इन आपदाओं का हमको सामना करना पड़ता है। पिछले साल हम जहाँ हम डिजास्टर मैनेजमेंट का बड़ा हमने पूरे वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हम लोगों ने किया था, और उस तारीख का नाम मुझे याद है, 29 नवंबर 28 नवंबर 2023। तो उसी दिन, जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, और उसी दिन सिलकारा टनल में फंसे हुए हमारे 41 जो
हमारे श्रमिक भाई थे, वो सकुशल बाहर निकले, इसलिए मैं वो दिन तो कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरे जीवन का जो है एक ऐसा अध्याय था कि जिस समय में मैं वहाँ काम करता था, या मैं 17 दिन तक लगातार वहाँ रहा, तो उस समय में मुझे बहुत बार ऐसा लगता है, अनिल प्रकाश जोशी जी मेरी बहुत चिंता करते हैं। कभी भी ये देखते हैं मैं 2 दिन से वायरल फीवर हो गया मुझे, तो इनको चिंता हुई होगी कि मुझे लग रहा है कि अत्यधिक जो है मैं ज़्यादा वायरल में हूँ, या ज़्यादा मेरा टेम्परेचर हो गया। मैंने मोबाइल 2 दिन के लिए मैंने बंद कर दिया था थोड़ा। तो उस समय में जब सिलकेरा टनल का रेस्क्यू चल रहा था, मैं थोड़ा आप लोगों को इसलिए थोड़ा अलग ले जा रहा हूँ क्योंकि आपने हिमालय के बारे में बहुत सुन लिया, अभी बहुत सारी बातें सुन ली। मैं थोड़ा सा उससे थोड़ा आप लोगों को थोड़ी दूर ले जा रहा हूँ, थोड़े नए तरीके से। तो बहुत बार हमको लगता है कि हम सब कुछ करने वाले हैं, हम ही करता है, हम ही सारे कार्यक्रम करते हैं, हम ही आयोजन करते हैं, हम ही संयोजन करते हैं। लेकिन कई बार ईश्वर का संयोजन होता है, और कई बार नहीं, हर बार, क्योंकि वो कुछ और कर रहा होता है, और समय समय पर वो हमको एहसास भी कराते रहते हैं कि इसको मतलब अपने उसमें रखे रहिए, जिससे कि जो है आप अच्छे कर्म करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। मैं जब 17 दिन सिलकेरा टनल का रेस्क्यू चल रहा था, तो बहुत बार हमको लगता था कि आज ये 56 मीटर पर जो है ब्रेक थ्रू होना था। 56 मीटर अंदर थे वो लोग, और 56 मीटर बीच में मलबा और वो सब। तो शुरुआत जब हमने करी उसकी, तो 5-6 मीटर पाइप आगे गया, लेकिन जब पाइप जा रहा था शुरू में, तो लग रहा था कि 1 दिन में 2 दिन में निकल जाएंगे सब। और शाम को जब जेसीबी चलने लगी, उसमें पोकलैंड चलने लगी, या मशीन से उसको पाइप को थोड़ा आगे डाल रहे थे, तो ऊपर से फिर मलबा आ गया। सारे जो लोग काम करने वाले थे, उन्होंने कहा हम अपनी जान को जोखिम में डाल के कैसे काम कर सकते हैं, और उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए ज़रूरी थी, नहीं हुआ। फिर अनेक सारे इंजीनियर, इतनी टेक्नोलॉजी, ऑगर मशीन, अमेरिका की दुनिया भर की चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से मंगाई। जहाँ से जो हो सकता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हर वो टेक्नोलॉजी हमको वहाँ उपलब्ध कराने का वो किया जिसकी वहाँ पर ज़रूरत थी। लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में, इतना लंबा है कि मैं अगर इसमें 2 घंटे बोलूँगा तो ख़त्म नहीं होगा। हर दिन का इतना, मतलब मैं इतने 500 पन्ने की किताब लिखी गई है। तो जितना बोला जाए, तो हर दिन ऐसा लगता था कि अभी होने वाला है, अभी हो जाएगा, और सब निकल जाएंगे बाहर। जो मशीन चलाने वाले थे वो भी कहते थे कि नहीं साहब आप तो इतना चले गए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हम 22-24 पर चले गए, 22-24 मीटर पर, फिर मशीन ख़राब हो गई, फिर वो ठीक हुई, फिर वो 36 पर जाकर ऐसी ख़राब हुई कि 36 मीटर में कि वो मशीन ही अंदर सारी टूट गई, और आगे से जो पाइप जो आगे सबसे आगे चल रहा था, वो पाइप पूरा का पूरा बेंड हो गया। लगभग 3 मीटर से भी ज़्यादा पाइप बेंड हो गया आगे से। अब आगे खिसकता ही नहीं था। जब पता किया तो उन्होंने कहा कि ये तो अब पाइप भी और मशीन भी इसके अंदर फंस गई है, और अब इसको काट काट के निकालना पड़ेगा। कहाँ तो हम सोच रहे थे 12 दिन हो गए, अब ये 1 दिन में कल तक निकल जाएंगे सब बाहर। अब दिक्कत क्या हुई, अंदर वालों को भी सब कम्युनिकेशन हो रहा था। उनको लग रहा था कि जो है हम तो कल निकल जाएंगे, और अंदर आप खुद सोचिए 12-13 दिन जिनको हो जाए तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। और उसके बाद जब एकदम से उनको पता लगेगा कि अब हम फिर फंस गए, जो पूरी दुनिया से अलग हैं एक तरह से उस समय,
तो मेरे मन में विचार आया कि पहले सबसे पहले उनसे बात करने जाता हूँ। तो मैं उनके पास गया, मैंने जैसे ही फ़ोन से बात करने वो अंदर माइक्रोफोन था, तो अच्छा मुझे लगा कि जैसे ही मैंने उनको बताया कि उसमें गब्बर सिंह, सब्बा अहमद और एक अखिलेश, 3 लोग ऐसे थे उनके लीडर, तीनों बात करते थे। तो गब्बर सिंह हमारे यहीं कोटद्वार के रहने वाले थे, तो मैंने उनको कहा कि गब्बर भाई, ये आपको पता ही है कि 10 मीटर रह गया है कुल, और अब ये मशीन ऐसे खराब हो गई, अब लगता है कि मैंने अधिकांश बताया 5-6 दिन और लग सकते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो उसने मेरा हौसला अंदर से बढ़ाया और बोला कि साहब हमको कोई दिक्कत नहीं, 5 नहीं, आपने 10 दिन लगा दीजिए, 15 दिन लगा दीजिए, हमको भरोसा है कि आप हमको बाहर निकाल देंगे। और उससे इतनी हिम्मत बढ़ी हमारी। और उसके बाद में 3-4 लोगों से और बात करी, उनके परिजनों को समझाया। फिर बाहर आके पूरी टीम भी डिमोलाइज हो गई थी। उनको हमने कहा कि भाई इसमें किसी भी एक आदमी की गलती थोड़ी ना है, ये तो डिजास्टर है। तो फिर से करते हैं, ट्राई करते हैं सब। फिर बैठे, मीटिंग हुई, सब हुई, फिर हमने ट्राई किया, फिर रेट माइनर्स बुलाया गया। खैर अंततः 5वें-6ठे दिन जो है सब बाहर निकल ही गए। उसमें भी बड़ी क्या हुआ कि शाम को, दिन में यहाँ कार्यक्रम चल रहा था हमारा इनके यहाँ ग्राफिकरा इंस्टीट्यूट में, और 1 बजे सूचना आ गई कि सब ब्रेक थ्रू हो गया और सारे देश में फैल गया कि दुनिया में कि ये सब निकल गए बाहर। और हम भी यहाँ से सीधे वहाँ पहुँचे, 3 बजे करीब में पहुँचा। तो मैं अंदर गया तो वहाँ मैंने कहा हो गया सब ब्रेक थ्रू। कह रहे साहब ब्रेक थ्रू तो हुआ ही नहीं अभी। अब आप सोचिए क्या स्थिति होगी। मैं अंदर गया और 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक मैं बैठा रहा वहाँ। जनरल वीके सिंह जी थे, वो मंत्री, वो भी बैठे रहे। फिर मैं बाहर आया और तो लोगों को लगा कि जैसे ही मैं बाहर आया तो मीडिया वहाँ पल पल की खबरें दिखा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब ये बाहर आ गए हैं, इसका मतलब है कि अभी टाइम लगने वाला है। और समाचार जो है 6 घंटे पहले प्रसारित हो गया। आप सोचिए अब कितनी ऑकवर्ड पोजीशन हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब होने के बाद जब मैंने सबको मैंने धन्यवाद भी कर दिया, सारे मजदूरों से मिल लिया, इंजीनियरों से मिल लिया, प्रधानमंत्री जी का भी फोन आ गया। तो जब मैं थोड़ी देर अकेले हुआ, जब सुरंग से बाहर निकला, तो मैंने आसमान की तरफ देखा तो मुझे लगा कि मेरे आंसू निकल जाएंगे। और मैंने उनका ही धन्यवाद किया, आसमान का, तो कि आपकी कृपा के कारण से ये हो रहा है। तो मैं आप सबसे भी ये कहना चाहता हूँ कि कई बार आसमान, ये हवा, ये पानी, ये हिमालय, ये हमारी आवाज़ सुनते हैं। और तो इस दृष्टि से हम सब लोगों को सोचना है। और आप सब लोग जो है इस काम में लगे हुए हैं, हमारे साधक लोग लगे हुए हैं, जोशी जी लगे हैं। और अभी उपाध्याय जी ने कहा है कि एक जो है यहाँ पर ऐसी कमेटी बना दी जाए। और वास्तव में ये केवल ये नहीं कि ठीक है, ये तो आपका बहुत बृहद प्रयास हो गया कि आपने जो है इसको 1 हफ्ते का इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, सैकड़ों कार्यक्रमों की श्रृंखला चला दी। लेकिन ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चलने चाहिए। हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, फिर वो उगेगा कि नहीं उगेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसकी चिंता करते नहीं हैं। इसी प्रकार से ये कार्यक्रम भी बड़ा अच्छा लगता है, हम सब एकत्र भी होते हैं, इतने सारे लोग देखे आप, एक से एक विद्वान, एक से एक बड़े वैज्ञानिक। आप लोगों का कितना समय लग रहा है, हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी आदत में होना चाहिए। हमको ये केवल 1 हफ्ते का कार्यक्रम न हो के ये नियमित रूप से प्रत्येक दिन हमको हिमालय बचाना है, प्रत्येक दिन प्रकृति का संरक्षण करना है, प्रत्येक दिन हम इस
भूमंडल में अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। और हम ये सोचेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम निकलेगा। और मुझे खुशी है कि हमारे पास इतने सारे विभूतियाँ हैं। ये लोग जो है, मैं एक कमेटी, दुर्गेश जी आपके उसमें संयोजन में एक कमेटी हमारी बन जाए और एक कमेटी जो है हमारा पूरा काम करेगी। और आज के नए युग में भी आवश्यकता है कि अब ये हिमालय के जो महत्व है इसको नए तरीके से समझा जाए। अभी उपाध्याय जी कह रहे हैं 27 किलोमीटर ग्लेशियर पीछे चला गया है गौमुख से, तो कितना गंभीर विषय है। तो इसलिए यहाँ पर अनेक नदियाँ, मैं तो बचपन में पहाड़ में जब जाता था, आज से लगभग मुझे लगता है कि 35-40 साल पुराना, तो 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि रास्ते भर चले जाइए, जगह जगह जो है धारे आ रहे हैं, नौले बह रहे हैं, स्रोत आ रहे हैं। लोग जो है स्रोतों में, दीदी ऐसे तो पानी पीते थे स्रोतों से पहले, हैं? हाँ, नौलों में से ऐसे उठाते थे, पानी पीते थे। अब आप चले जाइए, यहाँ से उत्तरकाशी चले जाइए, टिहरी चले जाइए, सब बंद है। वहाँ टनकपुर से पिथौरागढ़ चले जाइए, मुश्किल से आप ढूंढने पड़ते हैं कि कितने बचे हैं। तो इन सब का रिजुविनेशन हो, इसके लिए सरकार भी काम कर रही है, हमारे वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। अभी आरती सिंह जी ने बताया कि हम लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं, शर्मा जी ने बताया, अनेक लोगों ने, डील वालों ने बताया कि जो है एवलांच पर काम कर रहे हैं। एवलांच की इतनी बड़ी घटना, आज से 2 साल पहले हम लोग उसका सामना कर चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोग हिमालय के संरक्षण के लिए कर सकते हैं और हमको करना भी चाहिए। मानव होने के नाते हम अपना इसमें क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हिमालय में जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, दुर्लभ वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, और ये कहें तो सच में खजाना है, सुख का खजाना, सुख का खजाना, निरोगी काया का खजाना। निरोगी काया भी तो है। अब देखिए, मैं 2 दिन थोड़ा अस्वस्थ हो गया, तो अनेक काम जो मैं बहुत 18 घंटे काम कर रहा था, मैं 4-5-6 घंटे कर पाया। जो जरूरी काम था वही कर पाया। तो कई बार बोलते हैं ना लोग कि जीवन का पहला सुख ये, और दूसरा सुख ये, तीसरा सुख ये। मैं तो कहता हूँ कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया, जीवन का दूसरा सुख निरोगी काया, जीवन का तीसरा सुख निरोगी काया, जीवन का चौथा सुख निरोगी काया, और जीवन का हर सुख तो इसलिए ये हमारी अमूल्य धरोहर है। इसको जो खतरा है उसको बचाने की आवश्यकता है। और इसमें बहुत बार अभी बड़ी बाढ़ आ रही थी, बड़ा भूस्खलन हो रहा था। ये केवल हमारे यहाँ ही नहीं हो रहा है, ये संपूर्ण जगत में चल रहा है। इसके पीछे जो है अनियंत्रित रूप से इसका जो दोहन करने की जो प्रवृत्ति है या कंपटीशन बढ़ा है, उसने भी कई संतुलन बिगाड़ा है। हमने इस दिशा में भी सोचा है कि हम जैसे हमने अभी जीईपी को यहाँ पर शुरू किया है, और उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पर जीईपी प्रारंभ हुआ है दुनिया में। और इसके अतिरिक्त हमने हमेशा एक बात करी है, इकोलॉजी और इकोनॉमी की दोनों का संतुलन बनाते हुए हम विकास के मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हमें सुरक्षित रहना है, आने वाली भावी पीढ़ी को एक परिवेश सुरक्षित देना है, तो हमको इस मॉडल को अपनाना ही होगा। तो इसलिए समय है कि हम हिमालय के संरक्षण के प्रति और गंभीरता से सोचें और कार्य करें।
और जो पूरी दुनिया के अंदर आज जीवन शैली बदली है, उसके कारण से आज ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है। अब ये कितनी बार अब मैं देखता हूँ कि जिस समय बरसात होनी चाहिए बरसात नहीं होती है। आप देखिए खुद ही, जब बहुत सर्दी पड़नी चाहिए सर्दी नहीं पड़ती है। ये मेरे ख्याल से वो क्या कैलेंडर आगे चला गया है, क्या हो गया? शिफ्टिंग, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट शिफ्ट। तो ये हम लोग, मैं इतनी सारी बातें आज इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरे मन में ये प्रश्न उठते रहते हैं। मुझे लगा कि इसका समाधान कई बार मैं खुद तो खोज नहीं पाता हूँ, तो मुझे लगा इतने सारे वैज्ञानिक लोग मिल गए हैं, इससे अच्छा अवसर कौन सा हो सकता है जब इनके सामने बताई जाए ये सब बातें। और ये कोई, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई एक आदमी इसका सवाल अगर ये हो रहा है तो इसका उत्तर एक ही आदमी देगा। इसका उत्तर हम सब मिलकर खोजेंगे, और जब हम सब लोग मिलकर इसका उत्तर खोजेंगे तो निश्चित रूप से हमको इसका जो है उत्तर मिलेगा और आगे का एक मार्ग भी मिलेगा। सरकार आज बहुत कार्यक्रम कर रही है, वृक्षारोपण भी कर रही है, जल संरक्षण पर भी काम कर रही है, पर्यावरण और संरक्षण के लिए भी काम कर रही है। लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने कहा वहाँ से कि जब तक इसमें जन जुड़ाव नहीं होगा, यानी जन सहभागिता नहीं होगी, तब तक वास्तव में जो हम इस काम को करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाने में उतनी ज़्यादा हमको तेज़ी नहीं मिल पाएगी जब तक कि हम नहीं कर पाएंगे। धनंजय मोहन जी बैठे हैं हमारे वन विभाग के, वो हैं। अभी देखिए इतनी बड़ी वनाग्नि से हम लोग जूझ रहे हैं, हर साल जूझते हैं। हर साल कितना अभी हम लोगों को पूरे देश में हो गया कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ, हालांकि पता नहीं और जगह भी लगी होगी, लेकिन थोड़ा हम देवभूमि में हैं, हिमालय में हैं। हिमालय का यही फायदा है कि हम सबसे पहले दिखाई देते हैं, उसमें भी थोड़ा सा भी कुछ होता है। तो इसलिए हिमालय संरक्षण के साथ साथ हमारी जो ड्यूटी है या हमारा कर्तव्य है, उसमें थोड़ी सी भी कमी, थोड़ी सी भी न्यूनता कोई भी जो है उसको स्वीकार नहीं करेगा। अन्य जगह पर कुछ होता रहे, हो जाए, बड़ी बड़ी गंगा जी हम इतनी स्वच्छ देते हैं, यहाँ तक हम तो 1 नंबर का पानी दे रहे हैं पीने लायक। यहाँ पे हमने ये भी संकल्प लिया था, मैं नमामि गंगे में गया था, कि उत्तराखंड के बॉर्डर तक हम गंगा को बिल्कुल स्वच्छ भेजेंगे। पीने के लिए जो पानी होता है, जिसका जो मानक होते हैं उसके अनुसार भेजेंगे। और अब आगे वहीं देख लीजिए आप, जब हम गजरौला पहुंच जाते हैं और उससे आगे आप कानपुर पहुंच जाइए तो आप देख लीजिए क्या है। तो ये सब भी हमको अभी कह रहे थे कि हम अपनी बेटी को बचाना है, तो बहुत अच्छी बात है। आज हमारे हमको जो है अभी मैंने जब नीति आयोग की बैठक थी, उस बैठक में भी मैंने ये बात उठाई, हिमालय के लिए अलग से योजना बननी चाहिए। और मैं हर बात उठाता हूँ क्योंकि हिमालय की अपनी चुनौतियाँ हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, जिसको पूरे देश के साथ एक साथ मिक्स नहीं किया जा सकता है। और उस दिशा में अब काम भी हो रहा है। हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमको हमारी जनसंख्या है 1,25,00,000 और हमको काम करना पड़ता है या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों के लिए पूरे साल भर में। 4 करोड़ के लगभग तो लोग केवल कांवड़ में आते हैं, 4 धाम यात्रा में आते हैं। पूरे साल भर हमारा सीजन चलता है। कभी गंगा दशहरा है तो उसी में 50 लाख लोग आ जाते हैं। तो हमने कहा कि हमको जो है इसके उसमें भी कुछ न कुछ होना चाहिए। और इसलिए हमने सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी जो है ये किया है, क्योंकि इससे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए पर्यटन का विकास किया जा सके। क्योंकि बहुत बार बाहर से भी लोग आते हैं, उनका भी हमको हर प्रकार से आतिथ्य देना पड़ता है। हम कुछ योजनाएं बना रहे हैं, उसमें भी हमारा काम चल रहा है। हिमालय क्षेत्र में रहने वाले सभी को अब इस क्षेत्र में काम करना है। और आप लोग तो देखिए, बहुत सारे लोग तो यहाँ पैदा हुए हैं, जैसे मैं यहाँ जन्म मेरा यहाँ हुआ है,
मंच पर बैठे हुए ज़्यादातर लोगों का, सभी का मुझे लगता है कि सविता जी बाद में थोड़ा आई थी विवाह होके, लेकिन इनको भी ऐसा ही मान लीजिए कि जन्म भी यहीं हो गया इनका, तो बाकी सबका यही हुआ। तो हाँ, तब पहले पूरा ही था, देवभूमि है। वैसे तो पूरा भारत देवभूमि है। सच में हमारी देवभूमि जो है थोड़ा अलग प्रकार का इसका स्वरूप है, बाकी पूरा भारत ही देवभूमि है। दुनिया के अंदर भारत को ही देवभूमि कहा जाता है। तो जिनको जन्म लेने का यहाँ पर भगवान ने मौका दिया है या भगवान ने कृपा करी है, वो तो बहुत अच्छा है। अब जिनको जन्म नहीं लेना मिला लेकिन कर्म करने का जो है काम यहाँ भगवान ने दे दिया, तो वह भी जन्म से कम कृपा भगवान ने नहीं करी है। इसलिए आप लोगों में से भी जो है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जन्म तो नहीं लिया है लेकिन कर्म यहाँ कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और हमने यही करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक हमारा हिमालय एक धरोहर है, इसे सुरक्षित रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और इसको संरक्षण करने से हम एक बात जरूर अपने मन में ये समझ लें कि इसके संरक्षण से हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी हम विरासत में कुछ ऐसा देकर जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने स्तर से आप सबसे अपील करता हूँ कि जो भी जिस रूप में भी इस कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं उनको करना चाहिए। बाकी हम लोग जो है एक मुहिम चलाएंगे जो पूरे हिमालय को साथ जोड़ेगी। हिंदुस्तान अच्छा काम कर रहा है इसमें, हाँ, पूरा हिंदुस्तान काम कर रहा है और छोटे छोटे प्रयास करने हैं। पानी की बचत करनी है, पेड़ लगाना है, प्लास्टिक का कम से कम हमको उपयोग करना है, ये सब काम है। ये कार्य न केवल सरकार कर सकती है बल्कि सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें अवश्य सफल होंगे। और हिमालयन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसके गठन होने पर भी मैं सबको बधाई देता हूं और सभी को इससे जुड़ने का भी आह्वान करता हूं। अंत में एक बार फिर से अनिल जोशी जी का, हमारे उपाध्याय जी का, मंचा सिंह हमारे उमेश भाई का, सविता जी का, कल्याण सिंह जी का, दुर्गेश जी का, सबका और पूरी टीम का मैं एक बार फिर से बहुत आप सबको साधुवाद करते हुए, बहुत सब शुभकामनाएं देते हुए कि हम लोग यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे, एक शपथ लेकर जाएंगे कि ये केवल एक सप्ताह का कार्यक्रम नहीं, एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम हम सतत रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और मैं धन्यवाद प्रस्ताव के